हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विस है यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग करवाते हैं फिजिक्स जीडी का चैप्टर है 3 वर्क एनर्जी एंड पावर। अब देखिए जीडी का शक्ति ये है, जीडी देखिए किस तरह से किया जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, आपके आसपास के 10 बच्चे 10 से 20 स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, उसको आप दो ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, 5-5 स्टूडेंट या फिर 10-10 जी, यानी कि आपके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट होंगे उसका आधा एक साइड आधा दूसरे साइड कर लीजिए। उसमें से कोई एक स्टूडेंट आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही स्टूडेंट आके पूछेगा। और उसमें आपको जो भी किताब आपको याद करना है, जैसे कि आपको हमारा अगर मास्टर नोट्स आपको याद करना है तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक स्टूडेंट आता है, लेकिन उससे पहले आप उसको होमवर्क दे दीजिए कि चलो कल हो जो जीडी होगा ना वो फिजिक्स सब्जेक्ट का होगा। जब जब जीडी होता है तो पूरा एक सब्जेक्ट का एक ही दिन में हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे में आप एक सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन को मोटा मोटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जीडी की जाती है। एक स्टूडेंट आएगा यहाँ पे और दो ग्रुप बन जाएगी। आप यहाँ पे ग्रुप ए लिख दीजिएगा, ग्रुप बी लिख दीजिएगा इस तरह से। अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो को देख करके उस तरह का फील कर सकते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप अब जवाब देगा। जैसे ग्रुप ए का, जैसे कि अब देखिए आपको नंबरिंग कैसे करनी है। जैसे ग्रुप ए से सवाल पूछा, ग्रुप ए में अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो वही सवाल जाएगा ग्रुप बी के पास। अगर ग्रुप बी वाला ने उस सवाल का जवाब दे दिया जिसको कि ए वाला जवाब नहीं दे पाया था, तो ग्रुप बी को मिल जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर मिल जाएगा किसको? ग्रुप बी को मिल जाएगा। फिर आप अगला सवाल आप ग्रुप बी से कीजिएगा और उसका जवाब ग्रुप बी में से कोई भी नहीं दे पाता है, उसका जवाब ग्रुप ए में से कोई भी एक स्टूडेंट दे देता है, तो ग्रुप ए को मिल जाएगा 1 नंबर। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट में 1.5 से जब जीडी खत्म होगी तो आप लास्ट में काउंट करेंगे कि कौन सा ग्रुप आगे रहा कौन सा ग्रुप पीछे रहा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जो आप अरे यार वो जवाब नहीं दिया हम जवाब दिए, तो इस तरह से मतलब खेल खेल में तैयारी हो जाती है। और यही तरीका अपनाता है बिहार में, मतलब मैक्सिमम आज से ये लगभग में 40-50 साल से ये तरीका चल रहा है। और इसी के दम पे बिहार में जितने स्टूडेंट तैयारी करने के लिए जुटते हैं एक बार में 100% स्टूडेंट का रिजल्ट आता है। 100% देखिए 2 से, अब इसमें क्या होता है, एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी है ना तो वो ग्रुप में आके बैठता है और डेली वही क्वेश्चन चलता है, रिपीट होता है, डेली वही क्वेश्चन रिपीट होता है। अब एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ स्टूडेंट भी होगा ना, वो डेली जीडी में आके बैठेगा, 10 दिन आकर के बैठेगा, उसको जवाब याद हो जाएगा। उसको एक ही क्वेश्चन जब चलता है, सिलेबस से लिमिट है तो उसको याद हो जाता है। फिर वो कि जीरो लेवल स्टूडेंट भी वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। और आप लोग क्या करेंगे अपने जीडी ग्रुप में, आप सप्ताह में यानी वीक में एक दिन आप टेस्ट लेंगे। टेस्ट में क्या होगा कि कोई भी एक स्टूडेंट अपने तरफ, सबको बारी बन जाएगा कि आज अनिल लेगा, कल सुरेश लेगा, परसों मुकेश लेगा, टेस्ट लेगा। वो प्रत्येक संडे को या फिर आपको जो भी दिन पसंद हो उस दिन आप लोग टेस्ट रख लीजिए। उस दिन जीडी नहीं करिए, उस दिन आप सिर्फ टेस्ट दीजिए। टेस्ट में कोई भी एक स्टूडेंट वो क्वेश्चन को लिखेगा, उसको प्रिंट करके सबके नाम से, और जितना खर्चा बनेगा 10 रुपया 20 रुपया सब लोग से आप ले लेंगे। और फिर सबको क्वेश्चन देंगे, सब लोग फिर आपस में चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि चलो यार ये स्टूडेंट आज का मतलब ग्रुप में टॉप कर गया, ये सेकंड रहा, ये थर्ड रहा, ये सबसे लास्ट रहा। जो लास्ट रहेगा उसको जाहिर सी बात है ग्रुप में बेइज्जती होगी, फिर वो आगे पढ़ेगा, फिर वो कोशिश करके हम भी एक दिन टॉप करेंगे। तो और जो टॉप कर जाएगा तो उसको हो सकता है कोई भी एक छोटा सा प्राइज़ भी दे दीजिए, कोई किताब दे दीजिए, कोई कलम दे दीजिए। हम लोग अपने ग्रुप में एक कोई भी कलम दे देते हैं, 5 रुपये का हो या 10 रुपये का, कोई भी जो टेस्ट लेगा उसको वो कलम दे देगा। तो अब जो अब सोचे है चलो यार टॉप किया तो एक कलम लेके जम जा रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे तो आपकी काफ़ी बेहतरीन तैयारी होगी आपकी भी। तो वही तरीका हम अपना रहे हैं यहाँ पे। और हम आपको यहाँ पे पिछले 2 दिन में हमने आपको 2 चैप्टर हम निकाल चुके हैं। तीसरा चैप्टर है आपका यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर। अब देखिए वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में मतलब कि हम तो एक तरह से लगता है कि पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम चलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हम आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें इस मास्टर नोट्स का एडवांस लेवल भी तैयार कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा। तो लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं कि चलो क्वेश्चन पूछने के साथ साथ कुछ कुछ आपको हम बता भी देते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। अब देखिए एक जब फिजिकली रूप से आप लोग जीडी करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे कि क्वेश्चन जो है ना रिपीट होगा अलग अलग दिन पे। लेकिन हम तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं या फिर हमारा एप्लीकेशन में वीडियो आ रहा है, तो क्या होगा कि अब डेली हम एक ही सब्जेक्ट नहीं चलाएंगे, अलग अलग टॉपिक चलाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे अकेले हैं। तो आप क्या करेंगे कि डेली आप उस टॉपिक को 4 से 5 बार आप उस टॉपिक को देख लेंगे।
फिर आप हमारे इस नोट्स को पढ़ लेंगे या फिर कोई भी किताब हो उसको पढ़ लेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर अब हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि एक टेस्ट भी हम आयोजित करें सप्ताह में एक दिन। उसके लिए भी हम अपने स्टाफ को बोल दें क्वेश्चन सेट करने के लिए। तो क्वेश्चन जैसे सेट होता है तो हम आप लोगों को PDF दे देंगे, घर बैठ बना लीजिए, या फिर वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन मतलब इस पर डालेंगे, फिर आप उसको बनाइएगा, फिर उसका आंसर जारी कर देंगे, फिर आप पता चल जाएगी आपको कितना नंबर आ रहा है। यानी कि आप हम जितना सप्ताह में GD करवाएंगे पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, और जो स्टूडेंट अच्छा करेंगे हम बाद में उसको प्राइज़ भी देंगे। चलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर का। हमारे मास्टर नोट्स में जितना सारे क्वेश्चन है वो सबको देखिए, हमारा मास्टर नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और 90% तक क्वेश्चन हमारे मास्टर नोट्स में से ही आएगी एग्जाम में। और ये कन्फर्म है, कोई भी एग्जाम हो हमारे मास्टर नोट्स में से 90% तक क्वेश्चन एग्जाम में टच हो ही जाती है, क्योंकि जितना भी सिलेबस है सबका क्वेश्चन हम इसमें डाल दिए हैं। और मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस से इसको ईजी लैंग्वेज में लिखा है, और जितने भी सारे बुक्स है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें हम मिक्स कर दिए हैं, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में क्या है कि वर्क एनर्जी पावर, यानी इस चैप्टर में आपको वर्क एनर्जी पावर के रूप में पढ़ना है। अब देखिए, अगर आप लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो एक टॉपिक आता है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये टॉपिक आपको पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा। उसमें हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ाए हैं, तो आप जब वो चलेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तब आप उसमें भी सीख सकते हैं। लेकिन आइए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। कार्य क्या होते हैं, यानी कि वर्क। तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर W बराबर FS होता है, फोर्स इंटू S मतलब डिस्टेंस होती है विस्थापन। और कार्य एक अदिश राशि, कार्य मतलब कि जैसे कार्य का मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि आप किसी को पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, या फिर उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वस्तु में जो अगर विस्थापन उत्पन्न हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, कार्य। जैसे कि कोई भी एक बॉक्स है, डब्बा है, इसको कोई खींच करके यानी कि यहाँ से इसके जगह में परिवर्तन कर दीजिए, ये डब्बा उठा के यहाँ पे रख दीजिए, इस डब्बा को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या कहलाएगा, विस्थापन होगा, तो इसको कार्य कहा जाएगा, काम कहा जाएगा। और इसमें अगर आपने कोई भी काम को वर्टिकल किया, यानी कि लंबवत किया है कोई भी काम को, उसको काम में गिनती नहीं ली। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी बक्सा है, बॉक्स है, उसको आप यहाँ पे सर पे उठाए हैं और 1 घंटा तक उठा के रखे हैं, तो इसको ऑफिशियली रूप से इसको काम नहीं कहा जाएगा। क्योंकि काम में क्या होता है कि आपको जो भी लोड दिया जाएगा उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना होता है, दूसरे जगह पे ले जाना होता है, इसको बोलते हैं काम। लेकिन जब स्टेशन में कूली काम करता है, वैसे तो वो कूली काम करता है, या फिर कोई मजदूर अपने सर पे बोझ उठाता है, तो वो काम तो कर रहा है, वो एक्चुअली उसको काम करता है, उसको मजदूरी भी मिलता है उस काम का, लेकिन एक्चुअल में उसको काम नहीं माना जाता है। साइंटिफिक दृष्टि से उसको काम नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पे वर्क जो है 0 हो जाती है। W यहाँ पे यानी कि W बराबर FS होता है, W बराबर FS होती है। तो अब देखिए, अगर S मतलब डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस आप कितना तय कर रहे हैं, दूरी। यहाँ पे अब मान लीजिए कि बोझा उठाए हैं और हम यहीं पे खड़े हैं, या फिर तो इसमें क्या हो, कोई भी काम हम नहीं कर रहे हैं, तो इसी में ये 0 हो जाती है। 0 इंटू चाहे जितना फोर्स लगा लीजिए तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगी, इसको 0 वर्क कहा जाता है। तो ये ऑफिशियल रूप से यानी कि साइंटिफिक रूप से इसको 0 काम कहा जाता है। यानी कि आप सर पे कोई बोझ उठाए हुए हैं तो इसको 0 काम कहा जाता है। तो ये रहा आपका, यानी कि एक अमेजिंग सा फैक्ट है कि आपने काम भी किया लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से आपने काम नहीं किया। साइंटिफिक दृष्टि से काम किसको बोलते हैं, किसी चीज़ को धक्का लगाइए, उसको दूसरी जगह पे मूव करवाइए, या खींच करके उसको दूसरी जगह पे मूव करवाइए, इसको कहा जाता है काम। ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, काम का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर FS कोस थीटा होता है। W बराबर FS कोस थीटा इस तरह से होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। देखिए, वर्क, एनर्जी और पावर तीनों क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है
कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, और पावर यानी शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा देखिए दो प्रकार, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। या तो ऊर्जा गति में रहेगी या फिर स्थिति में रहेगी। किसी वस्तु के उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगी ke बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ke बराबर क्या होता है, हाफ mv²। और एक होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी pe। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांध में आप जल को भर के रख लीजिए तो क्या होगा, वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, अब उसके पानी में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। जैसे ही बांध को खोलिएगा दरवाज़ा को, पानी एकाएक चलने लगेगा और उसके नीचे टरबाइन डाल दीजिए, बिजली बनने लगेगा। इस तरह से बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए अभी तो उस तरह की घड़ी नहीं चलती जिसमें कि घड़ी में आप चाबी दे दीजिए, घड़ी में चाबी दे दीजिए और वो 2 से 3 दिन आपको बिना चाबी दिए हुए चल जाएगी। तो क्या होगा, उसमें एक पतला सा स्प्रिंग रहता है, उसमें एक पतला सा स्प्रिंग होता है और वही स्प्रिंग में वो जो आप जो ऊर्जा दिए थे वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं। फिर जब आप उसको छोड़ते तो वो धीरे धीरे मूव होती है और घड़ी को चलाती है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी में स्थिति, जैसे कि आप गुलेटी छोड़ते हैं, गुलेल या फिर तीर कमान होते हैं या फिर स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचे हुए स्प्रिंग में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा गुरुत्व बल के विरुद्ध होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गुरुत्व बल के विरुद्ध होती है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Pe बराबर mgh। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप उसको बर्बाद कर सकते हैं, ना ही आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो फिर लोग कैसे बोलते हैं कि आप अपना ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। एक्चुअली आप अपना ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप इस ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे कि जैसे विद्युत ऊर्जा को, अभी लाइट जल रही है तो किसमें, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, बर्बाद नहीं हो रही। ऊर्जा को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, वो रूपांतरित हो सकती है। और भले वो ऊर्जा किसी और रूप में चल जाए जिसका कि हमें यूज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम इस रूम में नहीं रहेंगे और हीटर जला के छोड़ दें तो बिजली जो ऊर्जा है वो तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो ही जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे नहीं, उसका उपयोग नहीं है तो हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, वो ऊर्जा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, नष्ट हो गया। तो ये स्थिति होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम एक बार फिर से जान लीजिए। ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में आप इसको रूपांतरित कर सकते हैं। और जितना ऊर्जा इस रूप में है उतना ही ऊर्जा आप किसी और रूप में लाएंगे। ऊर्जा ना तो कोई बना सकता है और ना ही उसको बिगाड़ सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण है डायनेमो। इस तरह क्वेश्चन एक न एक जरूर पूछता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप हमेशा इसको ध्यान रखें। डायनेमो मतलब क्या, जनरेटर जो चलाते हैं ना वो चीज़। तो इसमें क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर रनिंग होती है, रनिंग जब चक्का चलता है तो उसको फिर आप डायनेमो का उसका जो जनरेटर का जो होता है रोटर को भी आप मूव करते घुमाते हैं, तो वो जब मूव होने से एक विद्युत ऊर्जा बनती है। तो डायनेमो क्या करता है, बिजली ऊर्जा बनाती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब देखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है, रासायनिक ऊर्जा। एक मोमबत्ती जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको प्रकाश यानी कि उसको लाइट भी ले सकते हैं, और जब मोमबत्ती जलती है तो आप उसको छू के देखिए तो उसमें थोड़ा सा हीट भी निकलता है, यानी कि वो गर्म भी होती है। तो यानी कि ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है रासायनिक ऊर्जा को। वो कौन सा है, वो है मोमबत्ती है। या फिर केरोसिन वाला जो लालटेन होता है वो भी वही काम करता है, उसमें भी यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा होती है। यानी कि केरोसिन में कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है, ध्वनि को विद्युत में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, वो होता है माइक्रोफोन। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को, जैसे कि माइक होती है, माइक होती है ना, हम इसमें बोलते हैं तो बोलेंगे तो क्या होगा, जैसे ये माइक लगा हुआ ना, माइक्रोफोन इसी कहा जाता है। जैसे हम लोग अभी बोलते हैं, ये कौन सा ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा। इस माइक में गया, ये माइक ने क्या किया, इसको
कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट किया, विद्युत ऊर्जा में, बिजली वाला ऊर्जा में। और ये जो वायर है, तार है, इस तार के माध्यम से गया फोन में, ऊर्जा का रिकॉर्ड हो गया, वीडियो के साथ मिक्स हो गया। तो क्या होगा, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन मतलब माइक होता है, हेलो चेक हेलो, इस तरह से। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए बिजली का जो ऊर्जा है उसको ध्वनि में कौन, डीजे बजाते हैं आप लोग, उसमें जनरेटर चलाते हैं, डीजे बजाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप बिजली ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको का सही से क्या हो, लाउड स्पीकर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है, सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वो है सोलर सेल। सोलर प्लेट जो होता है उसको बोलते हैं सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण है ट्यूबलाइट और बल्ब। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अब विद्युत को यांत्रिक में, जैसे आप पंखा चलाते हैं तो पंखा चलाते क्या करता है, बिजली आप डालते हैं तब वो यांत्रिक होता है, यानी कि पंखा घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत को यांत्रिक बदलता है, यानी कि मोटर, पंखा में क्या लगाता है, मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा को बिजली में, रसायन को बिजली में वो कौन बदलता है, छोटा सा सेल होता है ना, बैटरी, वो, यानी कि छोटा जो सेल मतलब सेल होता है ना, जैसे टॉर्च जलाते थे पहले ज़माने में, रेडियो बजाते थे, वो वाली बैटरी। अभी वही चीज़ मतलब कि रिमोट में लगती है, तो छोटा जो सेल होता है उसको बैटरी नहीं कहा जाता, उसको सेल कहना है। सेल ओरिजिनल नाम होगा उसका, बैटरी हम लोग मतलब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बैटरी, रेडियो में क्या लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है। बैटरी एक्चुअली भी किसको बोलते हैं, बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट करने पर बैटरी का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी मतलब ग्रुप होता है, सेल का ग्रुप को बोलते हैं बैटरी। अब देखिए संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, संवेग ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, के बराबर P²/2m। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा को 2 गुना करने पर संवेग क्या होगा, चौथाई हो जाएगा। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं, यानी 1/, कार्य। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति होगी P बराबर W/T। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पे रखा गया था। जेम्स वाट के नाम पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा आविष्कार किया था, इन्होंने वाष्प इंजन, यानी कि भाप से चलने वाली इंजन का आविष्कार किया था, जिसका कि यूज पहले ज़माने में ट्रेन में किया था, कोयला इंजन बोलते, इसमें जेम्स वाट का ही रूल काम करता था। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है जिसे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। जेम्स वाट जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और पहले ज़माने में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के समय में जर्मनी जो था दुनिया का एक पावरफुल देश था, जहाँ का हिटलर था। तो जो भी आविष्कार हुआ था, एक क्रांति ला दिया था, वो जर्मनी था, जो कि यूरोपीय देश है। अब तो जर्मनी अभी भी है, लेकिन अभी सुपर पावर में अमेरिका आ गया है, लेकिन पहले सुपर पावर था जर्मनी। अब देखिए 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1 किलो तो रहेगा, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000। 1000 को बोलते हैं 1 किलो। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर, मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻6, आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। शक्ति का एक और मात्रक होता है, शक्ति का एक और मात्रक होता है जो कि अशुभ शक्ति, जो कि पुराना मात्रक है हॉर्स पावर। और जो इंजन होता है, इंजन को गिनती अभी भी हॉर्स पावर में किया जाता है। 1 हॉर्स पावर वाला होता है 746 वाट। 1 किलोवाट का मान अशुभ शक्ति में कितना होगा, 1.34 kW। किलोवाट को बोलते, 1 किलोवाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर। 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल। ये सब क्वेश्चन मतलब पार्टिकुलर रूप से पूछता है, इसलिए हम अपने नोट्स में डाल दिए ताकि आपको याद कर लीजिए और आपको एग्जाम में बना दीजिए। देखिए कार्य ऊर्जा शक्ति में ज़्यादा प्रश्न तो नहीं था, अब तक 42 प्रश्न आया है इसमें, और यही मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, जब हम उसको मतलब थ्योरी रूप में पढ़ाएंगे तो आ जाएगा उसमें। अब देखिए अब तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न
यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति से जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमने इसमें डाला अपने नोट्स में। तो देखिए बताइए, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है। एक कार जो होती है ना, जब ब्रेक लगता है तो कौन से बल के कारण, कौन से फोर्स के कारण रुक जाती है। और इसका सही आंसर है घर्षण बल, जो कि चक्का के द्वारा रोड के ऊपर लगाया जाता है। यानी रोड जो है चक्का के ऊपर घर्षण बल लगाती है, जिसके कारण कार रुकती है ब्रेक लगने पर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी, मैंने बताया था। इसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है परंतु विस्थापित करने में असफल रहता है। विस्थापित करने में असफल, जैसे ये दीवार है तो दीवार को अगर हम धक्का देंगे तो दीवार तो गिर तो नहीं जाएगी ना नॉर्मली, तो नहीं गिरा, लेकिन दीवार को गिराने में हम असफल रह गए। तो हमारे द्वारा बताइए काम कितना हुआ, कार्य कितना हुआ, तो 0 काम हुआ। इस पर मैंने डिस्कस किया था। 10 किलोग्राम के पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य कितना होगा 0। आप क्या करिए, स्टेशन पर जाइए, ट्रेन वाले स्टेशन पे कुली को बोलिए इस सामान को उठाओ अपने सर पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होते हुए 2 3 4 5 पूरा प्लेटफॉर्म घुमा करके और फिर से उसी जगह पे ला करके सामान को रख दो। तो न्यूटन के अनुसार, साइंस के अनुसार कितना काम हुआ, 0 काम हुआ। लेकिन कुली आपको क्या करेगा, इतना मार लगाए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन साइंस के अनुसार क्या हुआ, 0 काम हुआ। और भले कुली ने जितना मेहनत किया लेकिन काम 0 हुआ। तो ये कुछ साइंस वाली बातें हैं और आप लोग को ध्यान रखनी जरूरी है, ये एग्जाम में पूछी जाता है। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उसकी स्थितिज क्या होगी, स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इसका फॉर्मूला है mgh। 10 किलोग्राम का पिंड है और 10 मीटर की ऊंचाई पर है, mg और h, यानी कि 10 गुने 10 गुने 9.8, यानी स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8, नॉर्मली इसको 10 बोला जाता है। तो तीनों गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, वह कितना काम करता है। आप किसी को बोलिए कि यार यहाँ से जाओ दूसरी मंजिल पे चढ़ के फिर यहीं पे आ जा, भले उसका वजन कितना हो, कितना भी ऊंचा मंजिल हो, लेकिन यहाँ से चला है और फिर दोबारा यहीं पे आ गया है, तो उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, 0 काम होगा। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान की रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी, जैसे कि आप लोग फिल्म में सुने हो ना कि इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आना तो बहुत मतलब आसान है, बहुत इजी है, किसी को मतलब आना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पृथ्वी के लिए क्या है, पृथ्वी जो है रॉकेट को क्या समझा के भेजती है चंद्रमा पे, चलो यहाँ से जाना तो आसान है तुम्हारे लिए, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड पकड़ के जाना तो आसान है, पलायन वेग को पकड़ो और निकल लो पृथ्वी के बाहर, लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है जाने की अपेक्षा में। तो इसमें कितने सारे रॉकेट ने अपना बलिदान दिया था, कितने सारे रॉकेट बर्बाद होने के बाद अब कुछ सफलता हाथ लगे हैं। तो पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्व जो होता है 9.8 का जो बल होता है वो लगाती है, जिस कारण की बहुत मुश्किल होती है। भारत की जो थी कल्पना चावला, वो इसी घटना में मारी गई थी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, गाड़ी चल रही है उसमें आदमी बैठा, उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, उसमें होगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि गाड़ी गति में है। झरना का जल ऊंचाई से गिरता है और झील में संचित होता है। इस जल के संभावित ऊर्जा को विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। तो अब बताइए कि ऊर्जा का विद्युत उत्पादन में अब देखिए, जैसे कि एक झरना से आया, एक झील में उस पानी को इकट्ठा कर दिए, लेकिन उस पानी का उपयोग जो है ना विद्युत ऊर्जा के रूप में नहीं किए, तो क्या होगा, वो उसका ऊर्जा जो है अपने संभावित ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा, है ना। जैसे कि आप किसी झील में
पानी को जमा कर दिए, फिर उस झील का जो होता है बाउंड्री, उसको आप दरवाजा को सालों साल ऐसे लगा रहने दीजिए, क्या होगा, हमारे पास ऊर्जा का एक विकल्प है, बचा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है, हम उसको जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, संभावित ऊर्जा का स्रोत बना रहेगा। सड़क पर एक कार और भार से लदा एक ट्रक दोनों ही समान चाल से चल रही है। ट्रक की तुलना में कार में निहित क्या है? कार में निहित ऊर्जा है, मतलब कि कम या ज्यादा गतिज ऊर्जा के रूप में कहा जाता है। तो देखिए, एक ही स्पीड से ट्रक भी जा रही है और उसी स्पीड से कार भी जा रही है, तो किसमें ज्यादा गतिज ऊर्जा है और किसमें कम गतिज ऊर्जा है, जबकि दोनों सेम ही स्पीड जा रही है? तो जाहिर सी बात है, ट्रक का वजन जो है कार के वजन से ज्यादा होगा, तो ट्रक में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और कार में गतिज ऊर्जा कम होगी। किसी अणु की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है किसमें? कोई भी अणु होता है ना, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो गैस होती है ना, उसमें अणु बहुत तेजी से आपस में घूमते रहते हैं, मतलब पूरा घूम सकता है, जहां वहां तुरंत जा सकता है। एक होती है द्रव यानी लिक्विड, जैसे पानी हो गया, उसमें भी अणु एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उतना तेजी से नहीं जितना कि तेजी से हवा में वो जा सकते हैं, यानी कि एक गैस फॉर्म में जा सकते हैं। तो और एक ठोस होता है, उसमें भी अणु एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उतना तेज नहीं, बहुत स्लोली कर सकता है। तो वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ था, एक अणु की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी किसमें? ठोस में, और अधिकतम होगी किसमें? गैस में, और मीडियम तो होगी किसमें? यानी कि लिक्विड में, यानी कि द्रव में। जब एक गतिमान वस्तु की गति दूनी कर दी जाती है, दो गुनी कर दी, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी, क्योंकि के बराबर mv², v स्क्वायर होता है, v यानी कि वेलोसिटी यानी वेग क्या है? v स्क्वायर होती है, यानी कि 2 गुना करें तो 2 गुना 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना करेंगे 4 चौका 16 गुना हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको ये सब चीज समझ के रखिएगा, तभी तो क्वेश्चन बना पाएगा एग्जाम में। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो वह परिवहन करती किसका? तरंग जो है परिवहन करती किसका? ऊर्जा का। जैसे पृथ्वी तक जो ऊर्जा पहुंचती है सूरज से, हीट ऊर्जा, वो कैसे आती है? तरंग के रूप में आती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित रहती है? इसमें ऊर्जा निहित रहती है। ऊर्जा है तभी तो वहां पे रुकी हुई है, अगर ऊर्जा नहीं तो हवा में उड़ जाती। यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, तो वह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगी, तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी। जैसे कि एक पिंड को यहाँ से गिराते हैं, जमीन तक जाती है, लेकिन वो जब रास्ते में यहाँ पर रहेगी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें होगी गतिज ऊर्जा। अगर पिंड यहाँ पे स्थिर है तो उसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर जाती है। एक जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल की शक्ति है। जल विद्युत केंद्र बोल ही दिया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर, पावर स्टेशन, जल की शक्ति होगी इसमें। एक हल्के पिंड ए और एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो ए की अपेक्षा बी का संवेग अधिक होगा। मतलब जिसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। संवेग और गतिज ऊर्जा आपस में समानुपाती होती है, के बराबर मतलब पी स्क्वायर के रूप में होता है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड की स्थिति के कारण उसके अंदर जो काम करने की क्षमता आ जाती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और किसी पिंड के गति के कारण काम करने की जो क्षमता आ जाती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। उठाए गए हथौड़े में क्या होता है? अब देखिए, अब हथौड़ी से हम किसी चीज को पीट रहे हैं, हथौड़ा उठाए, तो उठाए हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होगी? हथौड़ा जब स्थिर है तो इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा, और वही हथौड़ा मारेंगे तो गति में किसी को टच करेगा तो उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। मतलब गति हुआ तो गतिज ऊर्जा, स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग v है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? के बराबर p²/2m। गतिज ऊर्जा व्यक्त किया जाता है 12mv² से। ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित किया जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है कौन सा? रासायनिक को विद्युत में कौन बदलेगा? रिमोट में क्या होती है? सेल यानी बैटरी। टेलीफोन के तारों में किस ऊर्जा का संचार होता है? टेलीफोन का जो तार होता है उसमें कौन सी ऊर्जा जाती है? टेलीफोन आपने हेलो वाला जो रिसीवर वाला ट्रिंग ट्रिंग रिंग में उस वाला जो रिसीवर आपने देखा होगा उसमें कौन सी ऊर्जा आती है? उसको आप उसके तार को छील कर टच कर देखिए, उसमें बिजली का झटका लगेगा तो उसमें क्या होगी? विद्युत ऊर्जा आती है। विद्युत ऊर्जा आती है रिसीवर तक, फिर विद्युत ऊर्जा को स्पीकर क्या बदल देता है? उसको फिर ध्वनि ऊर्जा में बदल के आपको सुना देता है। फिर जब आप बोलते हैं उसमें माइक होती लगी हुई, उस माइक्रोफोन होती है, वो आपके ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके उसको दूसरे जगह पे भेज देते, दूसरे यहाँ पे, फिर वहाँ पे उसको ध्वनि ऊर्जा विद्युत में कन्वर्ट हो जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा ध्वनि में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कान में सुनाया जाता है हेलो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। आपको मिल जाए फिर से किसी और चैप्टर में। चौथा चैप्टर देखिए क्या है, आपको भी बता देते हैं। आप इस तरह का जो वीडियो देख रहे हैं यानी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, इसमें बहुत मजा आएगा, तो आप देखते रहे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे जस्ट पहले हम एक वीडियो डालते हैं, आप हमें 500 रुपीज़ का सहयोग कीजिए जिसके कारण हमें एक स्मार्ट बोर्ड खरीद सकें और ताकि आपको पढ़ाई को हम जल्दी करवा सके, आसान करवा सके। थैंक यू सो मच।